आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+2 का 9th चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में जिनके क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हमने अल बरूनी, किताबुल हिंद, इब्न बतूता, रिहला, फ्रांसवा वर्नियर और फ्रांसवा वर्नियर का महत्वपूर्ण ग्रंथ ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, साथ ही अब्दुल रजाक और पीटर मूडी जैसे विदेशी यात्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। ये सभी के सभी प्रश्न एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। मैंने नोट्स इसके आप लोगों को दे दिए हैं। अगर किन्हीं बच्चों ने नहीं लिखे हैं तो पिछली हर घर पाठशाला की जो पिछली दोनों क्लासेस है उसमें आप जाके देखें और वहाँ से आप अपनी कॉपीज़ पे उसको नोट्स को उतार सकते हैं। आज जो हमारे पास जो आज के सब टॉपिक है, वैसे लघु प्रश्न हम इस चैप्टर के करने जा रहे हैं जो या तो हमने नहीं किए हैं या बहुत डिटेल में नहीं किए। उन छोटे छोटे प्रश्न को हम जो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं 2-3 नंबर के, उनको हम आज करेंगे और आप लोगों ने ये भी अपनी कॉपी पे उतार लेने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसवा वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा। हालांकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सती प्रथा का वर्णन फ्रांसवा वर्नियर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में कर लिया है। सती प्रथा जो कि एक अमानवीय प्रथा रही है प्राचीन काल की, इस प्रथा के अनुसार जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बताया था मैंने आपको कि पति की मृत्यु के साथ ही पत्नी को उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। यदि स्त्री मना भी करती थी तो उसको ज़बरदस्ती चिता पर लिटा दिया जाता था। सती होने से पहले उस स्त्री को स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाकर आभूषण इत्यादि पहनाए जाते थे और एक जुलूस के रूप में उसे सभी गांव वाले या सभी उस क्षेत्र के लोग सती वाले स्थान तक ले जाते थे जहाँ पे उसके पति की चिता जल रही होती थी और वहाँ वो देवी की भी पूजा करती थी, फिर वो चिता में जल जाती थी। मैक्सिमम जो स्त्रियां थी उस काल की, मध्यकालीन समाज की, वो इसलिए सती हो जाना पसंद करती थी क्योंकि उनकी सामाजिक तौर पर उनकी जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो जलील किया जाता था। उनका जो जीवन था वो बहुत ही कठोर होता था, इसलिए मैक्सिमम स्त्रियां स्वेच्छा से सती होना पसंद करती थी। वो स्वयं चिता के साथ लेटकर अपने आप को सती कर लेती थी। तो ये प्रश्न 2 या 3 नंबर में एग्जामिनेशन में आता है। अगला जिसमें हमारा रहेगा वो है भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का उद्देश्य। हालांकि हमने ये पहली क्लास में कर लिया है, लेकिन फिर भी फटाफट से मैं आप लोगों को बता दूं। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो यहाँ से भी लिख लें। बाकी पहले दिन जब हमारी पहली क्लास लगी थी उसमें हमने ये पढ़ा है। तो क्या क्या उद्देश्य रहे हैं यात्रियों के भारत आने के, वो हमने पढ़ा कि व्यापार के उद्देश्य से आया है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए, भारत की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, भारत की धन संपदा को प्राप्त करने के लिए और साथ ही भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं हम करेंगे क्योंकि हमने इसको पहले भी कर लिया है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। हालांकि उस समय जो विदेशी यात्री थे उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके अनुसार उस समय की स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। समाज में जो उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वो अच्छा नहीं था। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे। वो सभी अधिकारों से वंचित थी और उनका दर्जा पुरुषों की जूती के बराबर समझा जाता था। समाज में उस समय बाल विवाह, बिल्कुल बचपन में ही बच्चों की मैरिज फिक्स कर दी जाती थी, लड़कियों की शादी, और पर्दा प्रथा भी उस समय थी। सती प्रथा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, जो एक बहुत ही अमानवीय प्रथा थी। साथ में ही साथ देवदासी की एक प्रथा, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये ऐसी प्रथा थी
जिसमें स्त्रियों के जीवन को नर्क के समान बना दिया था। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि समाज में विधवा का अपमान किया जाता था, इसलिए अधिकांश स्त्रियां जो थी वो सती हो जाना पसंद करती थी। नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक है, अत्यंश कौन थे। भारतीय समाज में अत्यंश एक प्रकार की जाति थी, लेकिन जो 4 जातियाँ उस समय थी, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके अलावा भी एक जाति थी अत्यंश, और ये समाज में इनका दर्जा शूद्रों से भी बहुत निम्न था। इस जाति के लोग यह से अपेक्षा की जाती थी वह किसानों और जमींदारों के साथ सस्ता श्रम उपलब्ध करें। हालांकि वे सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होते रहते थे, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता था। एक प्रश्न 2 नंबर में आता है। और भारतीय समाज प्राचीन काल से ही, जहाँ तक बात हम करते हैं, कि ऐसे लोगों के साथ जो कमज़ोर वर्ग के थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अत्यंश भी एक हम बात करते थे ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि जिनको शूद्रों से भी निम्न माना जाता था और उनके साथ समाज में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। मार्को पोलो के बारे में हमने क्लास +1 में बड़े डिटेल में पढ़ा था कि कौन था मार्को पोलो। वेनिस का यात्री, इटली का एक महान प्रसिद्ध नाविक जिसने बहुत सारे देशों की यात्रा की। कुबलई खान के दरबार में भी वो रहा। कुबलई खान, जिसके बारे में हमने यायावर साम्राज्य में पढ़ा था कि मंगोलों का एक महान शासक था और उसने कई और भी देशों की यात्रा की मार्को पोलो ने, लेकिन उसने अपनी यात्राओं का वर्णन मार्को पोलो ट्रैवल ऑफ द मार्को पोलो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में किया, और जिससे कि भारत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो उसमें रहेगा, दुआर्ते बरबोसा। मैंने कल पिछली क्लास में आपको बोला था कि इसको हम अगली क्लास में करेंगे। दक्षिण भारत में एक पुर्तगाली अधिकारी था। उसने 1518 ईस्वी में कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा उसने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय द्वितीय था, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक महान शासक जिसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की थी। उसने बहुत सारे राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। साथ ही लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम कृष्णदेवराय द्वितीय ने किए थे। और उसी शासक के शासनकाल में दुआर्ते बरबोसा भारत आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था, और उसने अपने ग्रंथ में दक्षिण भारत के समाज और व्यापार पर विस्तृत प्रकाश डाला है। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आता है। भारत में हिंदू शब्द का प्रयोग किस प्रकार आरंभ हुआ। हिंदू बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो भारत में हिंदू शब्द का प्रयोग लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रयुक्त होने वाले फारसी शब्द सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। वहीं से ये निकला भी था। अरबी लोगों ने इसे जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद और यहाँ के लोगों को हिंदी कहा। तो ये भी प्रश्न 2 नंबर में आता है। आप लोगों ने ये करना है, लर्न भी करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा इसमें है तारावाद। तारावाद से क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहती उसमें संगीत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। और तारावाद एक संगीत बाजार है। इसका अभी संगीत बाजार से दौलताबाद में स्थित है, दिल्ली में ही। इब्न बतूता के अनुसार यह पुरुष और महिला गायकों का बाजार था और यह सबसे विशाल तथा सुंदर बाजारों में से एक था। यह संगीत की बहुत सी दुकानें थी, मतलब जहाँ पे संगीत की शिक्षा दी जाती थी, संगीत का बहुत सारा वर्णन यहाँ पे किया जाता था। इस प्रकार का ये बाज़ार था जिसके बारे में इब्न बतूता ने भी बड़े डिटेल में डिस्कशन किया है। इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रांसवा वर्नियर, अब्दुल रज़ाक जैसे महान विदेशी जो यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्राएं की, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से भारतीय इतिहास, खासकर मध्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं एक्चुअली में भारतीय इतिहास को जानने के, खासकर मध्यकाल में जब ये यात्री अपने अपने देशों में गए, इन्होंने वहाँ पे भारत के इतिहास का वर्णन जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो किया। तो ये कुछ प्रश्न जो छूट गए थे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। हालांकि
एक बार फिर से मैं डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से हम। हालांकि कल हम MCQ करेंगे इसी चैप्टर के, लेकिन अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो फ्रांसिस बर्नियर कौन था, मार्को पोलो कौन, सॉरी ट्रैवलिंग द मुगल एम्पायर से क्या अभिप्राय है, अल बिरूनी कौन था, किताबुल हिंद से क्या अभिप्राय है, इब्न बतूता कौन था, रिहला से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत बार। अब्दुल रजाक कौन था, साथ ही सती प्रथा का वर्णन। एक डाक प्रणाली वाला मैंने आप लोगों को कल बताया था, वो भी आप लोगों ने कर लेना, डाक प्रणाली कि अब इब्न बतूता ने किस प्रकार से भारतीय डाक प्रणाली का वर्णन किया कि किस प्रकार से वो आश्चर्यचकित रह गया जब उसने इस प्रकार की डाक प्रणाली के बारे में बताया कि जिसमें सिंध से जहाँ तक दिल्ली में यात्रा करने में 50 दिन लगते हैं, वही गुप्तचरों द्वारा कोई सूचना और राजा तक केवल 5 डेज में पहुंचा दी जाती, मतलब 5 दिनों में पहुंचाई जाती। तो डाक प्रणाली के ऊपर भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। साथ में स्त्रियों की स्थिति जो मैंने बताया, सती प्रथा, अत्यंज कौन थे और मार्को पोलो, ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप लोगों ने ये कर लेने हैं। साथ ही कल हम MCQ करेंगे, तो ये अपनी कॉपीज़ पे कर लेना है। थैंक यू।